हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू वर्मा। स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लोग साइंस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी हमारे इस सेशन से जोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो वीडियो अपलोड हो रही है इसकी पीडीएफ फाइल और इसकी फ्री क्विजेस मिलेंगी हमारे एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग प्ले स्टोर से। उस पर आपको एमजेटी ऐप सर्च करना पड़ेगा, बहुत ही ईजिली वहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी की क्विजेस दी जाती हैं, सबकी आंसर पीडीएफ दी जाती हैं। तो आप लोग एमजेटी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करके रखें, ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिए गए हैं जिसको आप लोग सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी क्विजेज हैं जिसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बार बोलती हूँ आप लोग को, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग की स्टडी स्ट्रांग होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजनदानी कहा जाता है? सर्वजनदानी मीन्स सर्वदाता। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, ये चारों टाइप्स यहाँ दिए गए हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ओ और ए बी। अब जो ओ होता है ये क्या होता है? ये होता है सर्वजनदानी यानी कि सर्वदाता। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। अब सर्वग्राही और सर्वदाता का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान हो वो दूसरे इंसान से तभी ब्लड ग्रुप ले सकता है जब कुछ सिचुएशन जो हो वो मैच होती हो। एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे ये आदान प्रदान होता है। देखिए, अब अगर कोई ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है और उसको ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो क्या ये संभव है कि वो इंसान को सूट करेगा? नहीं। उसके ब्लड में जाते ही उसका पूरा ब्लड जम जाएगा और वो इंसान मरने की कगार पे पहुंच सकता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप का आदान प्रदान करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि किस ब्लड ग्रुप के इंसान को कौन सा ब्लड ग्रुप सूट करेगा या कौन सा ब्लड ग्रुप देना चाहिए। तो सर्वजनदानी मीन्स होता है कि सर्वदाता, ये चाहे ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे बी वाला हो, तीनों में से किसी को भी ये बहुत ही आसानी से अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये तीनों ओ से ले भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ओ वाला है तो उसको तो वो देगा ही देगा। ठीक है, तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और वहीं अगर ए बी की बात करें तो ये क्या होता है? ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, मीन्स ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो इसलिए ओ को कहते हैं सर्वदाता और ए बी को कहते हैं ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? फ्रेंड्स, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए और ओ, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव नहीं होगा? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव होगा। अगर पेरेंट्स का ए ओ है तो बच्चे में कौन सा पाया जाएगा? या तो ए या तो ओ। अब जब ए ओ पाया जाएगा यानी कि ए ओ की संभावना दिख रही है, तो किसकी संभावना समाप्त हो रही है? बी और ए बी की, है ना? बी और ए बी की। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए बी और ए बी, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग थोड़ा और इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि माँ का भी ओ है और पिता का भी ओ है, तब बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? बच्चे में भी ओ ही पाया जाएगा। और जो अदर तीनों ब्लड ग्रुप बचते हैं उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप उसमें नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही संभव होगा। और अगर यहाँ ओ ए पूछा है और अगर यहाँ पे ओ बी होता तो क्या होता? तो भी वैसे ही फ्रेंड, जैसे ओ ए होने पर बच्चे में ओ और ए की पाई जाएगी, वैसे ओ बी होने पर बच्चे में या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा। जो बचते हैं उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी।
अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, यानी कि या तो ए है या तो बी है, तब क्या होगा? अगर ए की कंडीशन है तब बच्चे में पाया जाएगा या तो ए या तो ओ, बाकी दोनों की संभावना समाप्त। अगर बी है तो वही सेम, या तो बी या तो ओ, और जिसकी संभावना समाप्त होती है वो होगा आपका ए बी। और अगर पेरेंट्स में दोनों का ही ब्लड ग्रुप सेम है, यानी कि ए बी है, तब क्या होगा? तब जो बच्चा होगा उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है, यानी या तो वो ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और ए बी का भी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप का वो नहीं हो सकता अगर पेरेंट्स में ए बी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। बाकी जो 3 बचते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। और किस कंडीशन में फ्रेंड्स बच्चे में सारे ब्लड ग्रुप पाने की संभावना होती है? तो ए बी की कंडीशन में, यानी पेरेंट्स में अगर ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है तो जो बच्चा होगा उसमें चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप की संभावना बन सकती है। वो चारों में से किसी भी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, और ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं जो उसमें ना पाया जा सकता हो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में रक्त समूह ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो अभी मैंने बताया अगर पेरेंट्स में ए है ना, अगर माँ और पिता दोनों में ए है तो बच्चे में जिसकी संभावना बनेगी वो होगा ओ या फिर ए, ओ या फिर ए, और जो नहीं पाया जाएगा वो होगा बी और ए बी। तो यहाँ से आपका क्या आंसर डी सही हो जाएगा? इसमें आंसर डी आपका सही हो जाएगा, ए या फिर ओ, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह संभव होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, कभी कभी जो आपके दिमाग में चलता रहता है, जिस टाइप से आपने क्वेश्चन रीड किए होते हैं, आपको लगता है कि बस ऐसा ही पूछा होगा। जैसे जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो संभावित नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही लगा हो आपको कि संभावित नहीं होगा, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि कौन सा संभव होगा। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट से, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो प्लाज्मा जो भी ब्लड में पाया जाता है ये येलो कलर का होता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें रक्त की लगभग कितनी, रक्त में प्लाज्मा जो होता है इसकी लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है, कितने % तक प्लाज्मा होता है? तो ये होता है लगभग 55%। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 55 to 60% तक प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने % होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने % होता है? ऑलमोस्ट 7%। ठीक है, लगभग 7%। अगर आपकी बॉडी का वेट 80 kg है तो ब्लड कितना होगा? 80 kg का 7% आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो अभी अभी आपने देखा कितना होता है, 7 to 8%। वही क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त है, ब्लड क्या होता है? फ्रेंड्स ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.2 से 7.4 समथिंग। ठीक है, 7.2 से 7.4 समथिंग। अब ये क्षारीय है कि अम्लीय है, इसका कैसे निर्णय कैसे करते हैं? तो जो पीएच वैल्यू होती है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाता है, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अब क्योंकि रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा है ना, 7.2 से 7.4 है, तो ये जो होगा ये आपका एक क्षारीय विलयन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का पीएच क्या है? देखिए आ गया, रक्त का पीएच क्या है? तो 7.2 से 7.4, यहाँ ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है? फ्रेंड्स हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उससे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या? सिस्टोलिक प्रेशर।
तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है परिधीय प्रतिरोध पर। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का या फिर किस उपकरण का यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का, स्फिग्मोमैनोमीटर का। और सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 120/80। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 120/80 होता है किसी भी नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर। अगर इससे कम हुआ तो लो बीपी और इससे ज़्यादा हुआ तो हाई बीपी। लो बीपी हाई बीपी के मरीज अब तो मेरे ख्याल से लगभग सारे ही घर में कोई ना कोई पाए ही जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल होना चाहिए 120/80। इससे कम है तो भी डेंजर, इससे ज़्यादा है तो भी डेंजर। और इसको मापते किससे हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो हमारे ब्लड में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो आरबीसी जो होता है इसी में ऑक्सीजन घुली होती है और यही हमारे बॉडी में हर जगह तक प्रोवाइड की जाती है। तो आरबीसी में पाए जाते हैं लोहित कोशिकाएं यानी कि आयरन। इन्हीं की वजह से इसका कलर लाल भी होता है और यही जो होते हैं ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी बॉडी में ले जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ब्लड किस वजह से लाल दिखता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि आयरन की वजह से। ठीक है, अब ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो वर्ड है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन का मीन्स होता है एक प्रोटीन और हीम मतलब होता है आयरन। ठीक है, आयरन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड लाल दिखाई देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? तो किस में बनता है? ये बनता है यकृत यानी कि लिवर में। लिवर को ही जिगर भी कहते हैं। तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। आगे देखते हैं, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डॉट डॉट होता है। तो पाचक रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो होता है ये इसी वजह से जो पाचक रस होते हैं, आपको पता है हमारे पेट में जो आमाशय होता है उससे पाचक रस यानी कि जठर रस निकलता है और उसमें HCl पाया जाता है और इसी की वजह से हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग खाते हैं वो पचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सबसे पहले ये जान लीजिए। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? वो ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो फ्रेंड्स ये परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस क्रिया में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और क्या होता है इस क्रिया में? पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ये एक रासायनिक क्रिया है, इसमें सौर ऊर्जा जो होती है वो बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब इसके अलावा देख लीजिए ये जो तीनों अदर ऑप्शन दिए हैं ये कौन सी क्रिया है? तो ये तीनों हो जाएंगी आपकी भौतिक क्रियाएं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम जो होता है वो बच जाता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्णहरिम का निर्माण करने के लिए मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल तो उनमें पाया ही जाता है। तो जब क्लोरोफिल्म को जला दिया जाएगा तो बचेगा मैग्नीशियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिंक कर लीजिए आप लोग। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की। ठीक है,
यही होता है, इसी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कौन है? काशिमीर फंक। ठीक है, काशिमीर फंक ने विटामिन शब्द की उत्पत्ति की थी। सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें भोजन से मिलता है। विटामिन जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, है ना। इनके रासायनिक नाम होते हैं, रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं? बहुत सारे रोग होते हैं। तो अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उस बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी यानी कि ऑरेंज प्रचुर स्रोत है किसका? विटामिन का। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब नारंगी में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन सी चारों पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा जो होता है इसमें आपके जो आपकी बॉडी पार्ट होते हैं उस पर गहरे और लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी से, है ना। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। अब देखिए जो विटामिन बी होता है इसके भी कई टाइप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 इस तरीके से। तो B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है और इसका B3 का रासायनिक नाम मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। अब इसकी जो कमी होती है वो किससे पूरी जाती है? इसका मतलब कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, क्या खाने से हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी पूरी होगी? तो जैसे मांस, मछली, फलियां, ये सब जो है ये सब विटामिन B3 के अच्छे स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त स्कंदन के लिए डॉट डॉट आवश्यक है। रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड का थक्का जमने के लिए, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। अब वो ब्लड निकलना तभी बंद होगा जब आपके शरीर में प्रॉपर रूप से ब्लड का थक्का जमेगा। तो उसके लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर आपको चोट वोट लगती है तो ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा। और विटामिन के की जिसमें कमी होती है उन लोगों का जल्दी ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो भाई चीर फाड़ करेंगे, ब्लड निकलेगा ही। तो ऐसे लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ब्लड जल्दी रुकता ही नहीं है, तो उनकी जान को खतरा भी बन सकता है। इसलिए विटामिन के की कमी वाले मनुष्यों का ऑपरेशन जल्दी नहीं किया जाता है। अब विटामिन के आया है तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिक्विनोन। ठीक है, फ्लिक्विनोन, बहुत बार मैंने आपको पिछले सेशन में भी ये बताया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का, अब देखिए विटामिन बी जो होता है कितने टाइप्स का होता है? B1, B2, B3, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, 7 टाइप्स हो गए यहाँ पे। अब इनका रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम अभी आया था क्या होता है? नियासिन, B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। B9 का क्या होता है? इसको कहते हैं फोलिकम। और B12 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइनोकोबालमिन। क्या? साइनोकोबालमिन। ज़्यादा करके आपको ये जो 6 नाम है ये जो 4 नाम है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। B1 का आपको याद कर लेना है थायमीन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन और B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा है तो B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं? इस पे आपको देखिए विटामिन पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो दी गई है मिश्रा सर जी द्वारा, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ कार्ट में डाल दूंगी, आप अदरवाइज़ हमारे चैनल पे जा करके वहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, और इनकी जो कमी होती है यानी कि इनका जो स्रोत होता है वो किस खाद्य सामग्री द्वारा, किस फल द्वारा या कैसे पूरा किया जाता है, तो ये सब चीज़ें उसमें वहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको विटामिन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो बेसिकली आप लोग याद कर लीजिए कि जो विटामिन बी और सी होता है, विटामिन बी और सी ये दोनों जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में, यानी कि बी सी जल में घुलनशील होते हैं। अब बाकी जो विटामिन बचे ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए घुलनशील होगा, विटामिन डी ये भी घुलनशील होगा, विटामिन के ये भी होगा, बचा क्या? बी और सी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं अगर क्वेश्चन में होता कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो आप क्या बताते? ऑप्शन डी तब भी करेक्ट होता। बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं पर वसा में नहीं। बाकी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में वो नहीं घुलते। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, अब देखिए, अब बी सी जो है ये जल में घुलनशील है तो बाकी जितने विटामिन है सब वसा में है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देख लीजिए कि ये चारों किस में दिया गया है? ए डी ई के, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है ना, ए डी ई के। ये जो है ये वसा में घुलनशील है तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही होगी वीडियो आप लोगों को? कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, मैं जो भी आप लोग को बताती हूँ समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? देखिए स्रोत आ गया यहाँ पे विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से इससे प्रजनन दर की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और विटामिन के की कमी से शरीर में ब्लड का थक्का जमना बंद हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? फटाफट कमेंट करिए। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली का तेल। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे MGT ऐप पे मिल जाएगा हिंदी का वीडियो कोर्स, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल हो गया, यूपी पेट हो गया, UPSI, RO, इन सभी एग्जामों में हिंदी पूछा जाता है। और ये जो आपको वीडियो कोर्स मिलेगा इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, सबकी डिटेल PDF दी गई है, साथ साथ सबका मॉक टेस्ट दिया गया है। यानी हर तरीके से इसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपकी जो हिंदी है उसको बढ़िया से मजबूत बनाई जाए। तो अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हिंदी कोर्स को लें, उसको ट्राई करें। ये सिर्फ आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।